हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है जो नीति नीति निर्देशक तत्व बनाए जाते हैं। हर स्टेट की अलग अलग है। तो चलिए अपने मध्य प्रदेश राज्य का देखते हैं। ये अपने संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। और इसको कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था इस अपने भारतीय संविधान में। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक। और ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है और लेकिन शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाध्यकारी नहीं है मतलब कि नीति निर्देशक तत्व है, या आप माने या ना माने, इसको अधिकार में लाए नहीं, इसके लिए इसके खिलाफ कोई न्यायालय में नहीं जा सकता है, इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है। लेकिन हाँ, शासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नीति निर्देशक तत्व है कि इसके बिना कार्य नहीं होगा। चलिए समझते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? इसमें परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा। कौन सी? वही जो भाग 3 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में आपने देखा है, वह यहाँ पर भी नीति निर्देशक की परिभाषा दी गई है। इसका यही मतलब होता है कि जो अलग से यहाँ पे परिभाषा नहीं है वही मानी जाए जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं। मतलब जितने भी आर्टिकल जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 42 से उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप न्यायालय में दौड़े चले आएंगे, ठीक है। यहाँ ये परिवर्तनीय नहीं है। यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश नहीं, ठीक है। आप मानिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे निर्देश लागू है। ऐसा नहीं है कि आदेश है कि करना ही करना है, निर्देश दिए हैं। हाँ, निर्देश है, आप माने या ना माने। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब ये 3 चीजें होंगी: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना राज्य का ही कर्तव्य है। अब इसको ऐसे समझना, सामाजिक न्याय कैसे? किसी भी धर्म, जाति या गांव में किसी भी समाज के प्रति समानता का व्यवहार करेंगे तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं। आर्थिक न्याय का मतलब है वो गतिविधियां जो पैसों से जुड़ी हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में पैसे जाए, यहाँ पे राज्य का कर्तव्य होता है कि सभी के हाथ में पैसे जाए और आर्थिक रूप से सभी पैसे से मजबूत रहें। यहाँ पे राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि चंद लोगों के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए। पता चला कि केंद्र में ही अपने बंटवारा कर लिया और सभी लोग के पास पैसा नहीं गया, कुछ लोगों के पास हिस्सा ही चला गया। यहाँ पे लोगों के पास आर्थिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में सभी को बराबरी का हिस्सा होना चाहिए कि सब पैसे का बराबरी हकदार हो, मतलब सभी को न्याय मिले। गतिविधियों में हिस्सा लेना अनिवार्य है। यहाँ पे आर्थिक न्याय का मतलब यही हुआ। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है कि राजनीतिक न्याय ऐसा नहीं कि एक ही दल का राजनेता या एक ही पक्ष में हर बारी वही बन रहे हैं, तो ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। हर बारी यहाँ पे एक ही राजनीतिक दल का दबदबा नहीं होना चाहिए और खासकर किसी भी जाति या किसी भी धर्म का भी ऐसा नहीं कि एक ही को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजनीतिक न्याय होना चाहिए, मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए। ये हो गए आपके 3 कल्याणकारी, मतलब अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य मतलब जिसका जो राज्य जनता के लिए कल्याण कर सके, ऐसा कल्याणकारी राज्य मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखना, कई बार ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और सीरियल वाइज पूछे जाते हैं ना कि अनुच्छेद 38 में या फिर कल्याणकारी राज्य का सीरियल वाइज बताओ, पहले सामाजिक आया कि आर्थिक या राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक, ऐसा करके। तो आप सा आ रा को ध्यान से याद कर लो कि पहले सामाजिक ही है फिर आर्थिक और राजनीतिक, ये सीरियल वाइज याद रखना। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुष और महिला को समान वेतन। पहले के जमाने में क्या होता था कि महिला को कम वेतन दिया जाता था और पुरुष को ज्यादा। एक ही अब ऐसा नियम हो गया है कि एक ही काम करने के लिए अगर पुरुष और महिला एक ही काम कर रहे हैं तो उसके काम के अनुसार महिला और पुरुष को बराबर वेतन देना चाहिए। फिर धन का समान वितरण है, तो धन का मतलब सौन केंद्रीकरण देखा जाएगा तो केंद्र में सबको धन बराबर मतलब संसाधन, जितने संसाधन है, संपदा है, उसको बराबर वितरण किया जाए। और बच्चों और श्रमिकों की सुरक्षा क्या है? बच्चों 14 वर्ष की उम्र की कमाई है, आयु है और श्रमिक कर रहा है तो उसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है। लास्ट पॉइंट क्या है? सभी को
समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, तो सभी को समान न्याय मिलना चाहिए और निशुल्क, मतलब यहाँ पे क्या है, निशुल्क विधि कानूनी सहायता निशुल्क मिलना चाहिए। किसका है, नीति निर्देशक का किसका है, किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है, पंचायत का गठन किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी के पंचायत का गठन का कार्य देखा जाए। पंचायत के बारे में देखें तो अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक का पूरा इसमें डिटेल्स में दिया गया है आगे, लेकिन अभी यहाँ पे अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। अनुच्छेद 41 का कहता है, कुछ दशाओं में जैसे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, जैसे जिसको काम और बेरोजगारी है तो इसको बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। अनुच्छेद 42 का कहता है, मानवोचित कार्य दशाएं, जैसे और एवं मातृत्व, जहाँ कार्य इंसान कर रहा है, जॉब कर रहा है, वहां पे उसकी दशा अनुसार वातावरण होना चाहिए, जैसे हवा आना चाहिए, अनुकूल वातावरण आना चाहिए, इस प्रकार से। और इसी के साथ क्या जोड़ दिया, मातृत्व सहायता, मैटरनिटी लीव, है ना, इसी में आएगा 42 में। 43 क्या कहता है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं मजदूर लोग, कम से कम इतना वेतन दो कि उनका एक दिन का तो निकल जाए, कम से कम। पहले लोग बहुत कम वेतन देते थे, इतना यहाँ पे है कि किसकी जिम्मेदारी है, कि राज्य की जिम्मेदारी है कि एक दिन का वेतन इतना दे, कम से कम वो अनाज ला सके, अपना दाना पानी ला सके, गेहूं है, ये आटा है, ये सब ला सके, तो है ना, तो उनका खर्चा चल सके। 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये यहाँ पे क्या है, सभी नागरिकों को समान होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या है, अपने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है, शादी विवाह और गोद, मतलब शादी विवाह, गोद और तलाक लेने में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे समझना, उनमें थोड़ा थोड़ा क्या है, उनका अलग नियम है और हमारे इसमें नहीं है, लेकिन ये राज्य का जिम्मेदारी है कि वो कैसा करता है, हर देश में, हर राज्य में अलग अलग जिम्मेदारी, लेकिन यहाँ पे हमारे इस्लाम और हिंदू में थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 45 क्या है, इसमें राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने 6 वर्ष तक के बच्चों का आंगनवाड़ी हो और इनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। 46 में क्या बताया गया है, किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की क्या जिम्मेदारी है, SC ST OBC कमजोर हित वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करें या अधिकार उनके बराबर दिए जाएं, किसके, ST SC, किसकी जिम्मेदारी, राज्य की। एक बार अनुच्छेद 36 से हम फिर से देख लेते हैं, भाग 4 में क्या था, नीति निर्देशक तत्व। 36 में क्या है, परिभाषा दी गई राज्य की, ठीक है। 37 में क्या था, न्यायालय द्वारा लॉगिन नहीं किया, आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या था, कल्याणकारी राज्य कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय थे। 39 में क्या था, समान काम, मतलब सबको समान बराबरी। 40 में पंचायत का गठन किया गया था। 41 में क्या, कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगारी, काम, शिक्षा। 42 में क्या था, मानवोचित कार्य दशा, मतलब जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे अनुकूल वातावरण, मातृत्व, मैटरनिटी लीव जो 6 मंथ की दी जाती है, ठीक है। 43 में क्या था, कम कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, मतलब सभी काम करने वालों को इतनी मजदूरी दी जाएगी, कम से कम खर्चा चल जाए। फिर 44 में क्या था, समान नागरिक संहिता, सभी को समान नागरिक संहिता चाहिए, ठीक है। 45 में क्या था, 6 वर्ष से कम बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। और 46 में क्या था, ST SC और कमजोर वर्गों के हितों में रक्षा। अभी 47 से लेके 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगली क्लास में ये बताऊंगी, है ना। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम 47 से लेके 51 तक का नीति निर्देशक तक तो पूरा कंप्लीट लाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है।